अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी बहू तीसरा बच्चा जन्म दे रही थी और मैंने अभी तक अपनी बहू की शक्ल तक ना देखी थी। मेरा बेटा हर वक्त अपनी बीवी को टोपी वाले बुरखे में बंद रखता था। मेरी बीवी बहुत नेक है, वो किसी के भी सामने नहीं आती। मैं हर वक्त सोचती कि भला बहू का मुझसे क्या पर्दा, लेकिन मेरा बेटा इसे मेरे सामने भी बगैर बुरखे के ना आने देता था। यूं बहू ने आज तीसरा बच्चा जना तो मैंने छुपके से नर्स को कुछ पैसे दिए और कहा मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मैंने इसका सिर्फ चेहरा देखना है। कुछ देर बाद नर्स ने मुझे अंदर बुलाया। जूं ही मैंने बहू का नकाब उतारा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरी अजीबोगरीब बहू मेरे सामने चाय का कप रख कर बोली, अम्मी आपको और कुछ चाहिए? मैं आज अपने जज्बात को मजीद काबू न कर पाई, इसलिए मैं बोली हाँ चाहिए। वो रुक गई और बोली जी कहिए। मैं बोली अपने चेहरे से नकाब पलट दो, तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरी बहू की आंखों में खौफ उतर आया था। वो अपना टोपी वाला बुरखा संभालती हुई भाग कर मेरे कमरे से निकल गई थी कि मैं अंदर ही अंदर जल कर रह गई थी। न जाने मौसी को इसमें क्या नजर आया था, ब्याह कर घर में ले आया। मेरी बहू को ब्याह कर लाए हुए 3 साल हो चुके थे, पर आज तक मैंने इसकी सूरत भी नहीं देखी थी। खैर मैंने सर झटक दिया और चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई थी। हुसन काम से लौटा तो अपनी बेटियों के साथ प्यार करने लगा था। अल्लाह ने इसे दोबारा नेमत से नवाजा था। दोनों बेटियां हूँ बहू मौसन पर गई थी। दिल ही दिल में दुआ करती थी कि एक बच्चा तो माँ पर चला जाए, कि मुझे इल्म तो हो कि मेरी बहू दिखती कैसी है। मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मी आप नगीन से बार बार क्यों फरमाइश करती हैं वो आपको अपना चेहरा दिखा दे? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि वो मुकम्मल पर्दा करती है, शायद परहेजगार और नेक बहू है आपकी। नहीं तो नेक बहू की फरमाइश की थी, भूल गई हैं क्या? मैं दिल ही दिल में कड़ कर रह गई थी। ये तौबा है आजकल की औरतों से, जरा जरा बात अपने शोरों को जाकर बताती हैं। मैं चुप कर गई थी, क्योंकि मैंने इमोशन से कहा था कि वो जहाँ मर्जी शादी कर ले, इस लड़की को चाहे मेरी बहू बना कर ले आए। उसमें एक फक्त एक खसलत होनी चाहिए, नेक सीरत हो और पर्दे की पाबंद हो। हसन जब नगीन को ब्याह कर लाया तो टोपी वाले बुरखे में यहाँ वहाँ घूमती लड़की को देखकर कभी कभार तरस आ जाता, कभार हंसी आ जाती। मुझे तो ये ही शक था कि नगीन ये सब मुझे मुतासर करने के लिए करती है। अगर ये डोंग ही होता तो इन 3 सालों में खुल जाता। बस बहुत हो गया था। मैंने भी सोच लिया था कि कैसे भी करके मैं इसकी शक्ल देख कर ही रहूंगी। दिनों में मौसा ने मुझे खुशखबरी सुना दी। वो बोला, अम्मी नगीन उम्मीद से आपने इसका बहुत ख्याल रखा है, हर दम दुआ करती है कि तंदुरुस्त और सही सलामत औलाद पैदा हो। मुस्कुराती थी। मैंने दिल से ही मोहसन की औलाद के लिए दुआ की थी। वही तो मोहसन का फोन मुझे आ गया था। वो बोला, अम्मी आज शब में काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ, वही मुलाकात होगी, आप बस नगीन का ख्याल रखिएगा। मैंने इसे कहा कि तुम बेफिक्र हो। थोड़ी देर बाद ही नगीन भी मेरे पास आ गई और बोली, अम्मी मोहसन तो घर नहीं आएंगे, आप अपनी दवा खाकर सो जाएं। मैं आराम करने लगी हूँ। मैंने सर हिला दिया तो वो चली गई थी। मेरी शाम जल्दी सो जाने की आदत थी, क्योंकि आधी रात उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती थी। की तरह जब मैं नमाज पढ़ने के लिए उठ गई थी, बाहर जाकर वजू करने लगी तो मुझे सरगोशियां सुनाई देने लगी थी। बहू के कमरे के पास से गुजरी तो मर्दाना आवाज ने मुझे चौंका दिया था। जाने रात के किस पहर मोहसन आया हो, मुझे तो नींद में कुछ खबर ही ना हुई थी। मैं अपनी नमाज में मशगूल थी। मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया है। मुझे लगा मोहसन ही होगा। मैंने नमाज खत्म की। जब सलाम फेरने लगी तो मैंने देखा कि कोई मेरे पास से उठकर जल्दी से बाहर के दरवाजे की जानब बढ़ गया है। सिर्फ स्याह टोपी वाला बुरखा नजर आया था। शद्दत रह गई कि रात के इस पहर मेरी बहू कहाँ चले गई है। मोहसन और नगीन में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? जल्दी से उठकर नगीन के कमरे की तरफ चल दी, लेकिन नगीन तो वहीं पर सो रही थी। होते हुए भी इसने अपना चेहरा ढांप रखा था। मोहसन का कोई नामो निशान न था। एक अजीब से खौफ ने मुझे अपने हिसार में ले लिया था। फिर आकर अपने तख्त पर बैठ गई थी। मैं आज के वाक़े के मुतालिक सोच रही थी। न जाने मुझे यूं बैठे हुए कितनी देर गुजर गई थी। फ़ज़ा में फजर की अजान गूंजने लगी थी। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहसन खड़ा था। इसने सर झुकाकर मुझ से प्यार लिया और मेरे साथ आकर ही बैठ गया था। मैं बोली, मोहसन तुम एक बार आकर फिर कहाँ चले गए थे? वो ना समझी से बोला, अम्मी क्या मतलब है? मैं तो कल शाम का गया, अभी लौटा हूँ। मैं हंसती और बोली, अपनी बुढ़िया माँ को पागल मत बनाओ। मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी तो मुझे नगीन और तुम्हारे बोलने की आवाजें आने लगी थी। फिर तुम उठकर बाहर चले गए थे, मगर तुमने बुरखा क्यों पहन रखा था? मोहसन मेरी बातें सुनकर एकदम ही तैश में आ गया था। मेरे पास से उठकर अंदर अपने कमरे में चला गया था। दोनों के झगड़े की आवाजें आने लगी थी। काफी देर वो यूं ही लड़ते झगड़ते रहे थे, जबकि मैं हैरान थी कि आखिर माजरा क्या है। इस लड़ाई के बाद हमारे घर के हालात बड़े कशीदा हो गए थे। इन काम खत्म करके अपने कमरे में घुसी रहती। मोहसन सारा सारा दिन काम पर रहता। दो नन्ही परियों का ही मुझ बुढ़िया को आसरा रह गया था। वो ही अपनी शरारतों के साथ मेरा दिल बहाए हुए थी। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया था, लेकिन नगीन और मोहसन की अभी तक सुलह नहीं हुई थी। यूं तो दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होती थी। अगर कभी नाराजगी हो भी जाती तो ये दोनों ज्यादा दिन एक दूसरे से दूर रह नहीं पाते थे, लेकिन इस बार कुछ और ही
माजरा था। दोपहर हुई तो मैं चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई थी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी थी। मैं चौंक गई मगर यूं ही सोती बनी रही। एक स्याह बुरखा पोश वजूद मेरी बहू के कमरे में घुस गया था। हैरान रह गई कि अब ये कौन है, क्या ये वो इस रात वाला शख्स तो नहीं। फिर मैंने कानों को हाथ लगाकर अल्लाह से माफी मांग ली थी। मैं नमाजी परहेजगी औरत थी, यूं किसी पाकदामन औरत पर शक नहीं कर सकती थी कि मेरी बहू तो नहायत शरीफ और पर्देदार थी। मैंने आज तक इसमें कोई बुराई भी नहीं देखी थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ इससे इस बात पर इख्तलाफ था वो मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है, मगर मैं इस बात को भी इसकी शराफत समझकर चुप कर जाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारे मामले का खुद जायजा लेकर इसी नतीजे पर पहुंचूंगी। आहिस्ता से उठी और कदम कदम चलती हुई अपनी बहू के कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कमरे से मेरी बहू की सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। बड़ी देर खड़ी रही, तब मुझे मर्दाना आवाज में सरगोशियां सुनाई देने लगी थी। डर कर 2 कदम पीछे हट गई थी। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी। न जाने मेरी बहू किन रास्तों का मुसाफिर हो गई है। मेरा एक ही बेटा है, अब अगर बहू इसके साथ भी बेवफाई करती ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने जल्दी से मोहसिन को फोन बुलाकर घर बुला लिया था। 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि मैंने अपनी आंखों से एक बुरखा पोश को घर से निकलते हुए देखा था। मैंने अपना माथा पीट लिया कि सबूत तो हाथ से निकल गया है। आधे घंटे बाद जब मेरा बेटा घर आया तो वो बुरा परेशान लग रहा था। उससे पहले आकर इसने मेरी खैरियत ही मालूम की थी। मैंने बेटे को समझाया मैं तो ठीक हूँ मगर मुझे बहू ठीक नहीं लग रही। मोहसिन के माथे पर बल पड़ गए थे। वो गुस्से से बोला, क्यों अम्मी, इसने फिर क्या किया है। डर गई कि कहीं मोहसिन अपनी बीवी को तलाक न दे दे। इन दोनों की तो अभी तक सुलह भी नहीं हुई थी। मैंने इसे साफ साफ बता दिया, यूं तुम्हारी नेक और पर्देदार बीवी के कमरे से मुझे किसी मर्द की आवाज सुनाई दे रही थी। मोहसिन का रंग सुर्ख पड़ चुका था। वो चलाने लगा और बोला, नगीन इधर बाहर आओ। नगीन डरी सहमी हुई सी बाहर आई थी। खौफ के मारे इसका रंग जर्द पड़ चुका था। मैंने इसके हाथों में कपकहाट भी देखी थी। मोहसिन गुस्से से बोला, अम्मी क्या कह रही हैं? मेरे कमरे में आज कौन आया था? नगीन रोने लगी और रोते रोते बोली, अम्मी झूठ तो मत बोले, मेरे कमरे में भला किसने आना था? मेरी तो खुद ही तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आज तो सोई हुई थी। मोहसिन ने सवालिया नजरों से मेरी जनाब देखा था। बोली, नगीन तुम आज सच बता क्यों नहीं देती? तुमसे मिलने कौन आता है? नगीन ने एकदम से कानों को हाथ लगा लिया था। बोली, अम्मी अल्लाह को जान देती हूँ, मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्जामात मत लगाएं। तो शुरू दिन से ही मुझे कबूल नहीं कर पाई, इसलिए मेरे खिलाफ साजिशें करती फिरती हैं। मोहसिन गुस्से से उठा तो मैंने इसका हाथ थाम कर बिठा दिया था। मैं बोली, हाँ नगीन, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई है, मुझे माफ करना, तुम जाओ जाकर आराम करो। मोहसिन मुझे देखता रह गया। नगीन चली गई तो मैं मोहसिन से बोली, हम इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे, तो इसने हर बार मुकर जाना है। मोहसिन ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया था। वो सारा दिन घर के काम करती, बच्चियों की देखभाल करती, ख्याल रखती। हालांकि खुद इसकी तबीयत आजकल खुद ठीक नहीं रहती थी। मेरा दिल इसके लिए दुख सर जाता था। मैं सोचती ही रह जाती कि आखिर हकीकत क्या है। ही दिन गुजरते गए और मेरी बेटी का पेट बढ़ता गया। आज तक मैं इसकी शक्लो सूरत देखने से महरूम थी। एक दिन बड़ी शदीद बरसात हो रही थी। मोहसिन भी काम वाली जगह पर फंस चुका था। अपने कमरे में बैठी अस्कार में मसरूफ थी। मैंने किसी को घर में दाखिल हुए देखा था। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई थी। मैंने देखा वही बुरखा पोश मेरी बहू के कमरे में दाखिल हो गया था। मैंने जल्दी से उठकर मोहसिन को फोन किया। बोला, अम्मी मैं भी रास्ते में ही हूँ, बस 5 मिनट तक मैं घर पहुँचता हूँ। वो घर आ गया था। मैंने इसे बताया कि वो बुरखा पोश अभी भी तुम्हारी बीवी के कमरे में ही है। तब बरसात अब रुक चुकी थी। मोहसिन अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया था। फिर वो बड़ी देर यूं ही खड़ा रहा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठता चला गया था। बैठकर रोने लगा था। हैरत ज़दा सी थी कि आखिर क्या माजरा है जो मेरा बेटा यूं बिलक बिलक कर रो रहा है। फिर अचानक ही वो उठकर खड़ा हो गया और खुद को दरवाजे की ओट में छुपा लिया था। बुरखा पोश जल्दी से हमारे घर से निकल कर बाहर चला गया था। मेरी बहू ने इधर उधर चल फिर कर इस बात की तहसीस कर ली थी कि मोहसिन अभी तक लौटा नहीं था। मोहसिन मेरे कमरे में आ गया। मैं बोली, मोहसिन तुमने इसे पकड़ क्यों नहीं लिया? तो तुम मौके पर ही पहुंच गए थे ना। बोला, अम्मी कुछ ही दिनों तक नगीन बच्चा जान देगी, उसे मैं कोई गलत कदम उठाना नहीं चाहता था, मैं कुछ और दिन इंतजार करना चाहता हूँ। चुप होकर रह गई थी। इस वाक्य को 3 दिन ही गुजरे होंगे। मेरी बहू दर्द से रोने लगी थी। बोली, अम्मी मुझे अस्पताल ले जाएं, वक्त आ गया है। मैंने जल्दी से मोहसिन को फोन करके बुला लिया था। हम बहू को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। मेरे पास मौका ही मौका था। मेरे दिमाग ने भी काम करना शुरू कर दिया था। जल्दी से नर्स के पास गई और इसके हाथ पर नोट रख कर कहा कि मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो। मैं इसकी शक्ल देखना चाहती थी। इस नर्स ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा था। पैसों को देखकर मान गई थी। उसने कहा, एक बार आपकी बहू बच्चा जान दे तो मैं फिर आपका काम कर दूंगी। 3 घंटे बाद नर्स बाहर आई और बोली, मुबारक हो, आपके घर पोता हुआ है। मेरी खुशी की तो कोई इंतहा न रही। फिर थोड़ी देर बाद नर्स ने मुझे इशारा करके कमरे में आने को कहा। दबे कदमों उठकर बहू के कमरे में गई तो सामने वाला मंजर देखकर मेरी तो रूह ही फना हो गई थी, क्योंकि वहाँ तो मेरी बहू नहीं बल्कि बड़ी शख्सियत मुझे 26 साल पीछे ले गई थी। मेरा नाम अशरत है। हम 7 बहन भाई थे। उससे बड़े 5 भाई थे और फिर मैं और मेरी छोटी बहन थी। दोनों बहन
बहनें बहुत लाडली थीं। घर भर में हर कोई हमसे मोहब्बत करता था। का मैं बड़ी थी और घर की पहली लड़की थी, इसलिए मेरी हर नाजायज जायज ख्वाहिश पूरी की जाती थी। मेरा बचपन में ही निकाह कर दिया गया था। मेरी फूफो का बेटा और मैं एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। 2 साल बाद हमारी शादी होनी थी, मगर जब वक्त आया तो फूफो का इंतकाल हो गया था। इस कड़े वक्त में मैं तो शर्म हया की वजह से अस्कर का साथ न दे पाई, मगर मैंने अपनी ये ड्यूटी अपनी छोटी बहन नहीद की लगा दी थी। वही अकबर का ख्याल रखती थी, मेरी तरफ से दुला से देती थी। जिस दिन फूफो का 40वां था, मैंने ही पूरे घर के इंतकाल संभाल रखे थे। शाम जब मैं थक कर छत पर थोड़ा आराम करने गई तो अकबर भी इधर ही आ गए थे। बोले, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर किस बात की माफी। फिर वो रोने लगा, भी रोने लगी थी। यूं रोने से फूफो की रूह को तकलीफ होगी। बोला, मैं जो करने वाला हूँ इससे तो अम्मी की रूह तड़प ही जाएगी। पर मेरे मुंह पर मुझे 3 बार तलाक देकर चला गया था कि मैं शद्दत रह गई थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो गया है। मैं वहीं बैठ कर रोने लगी थी, तब नीचे से शोर आने लगा था। भाग कर नीचे गई तो पता चला कि नहीद लापता हो गई है। भाग कर नहीद के कमरे में गई तो वहाँ देखा एक खत पड़ा था। मेरी ही नजर इस खत पर पड़ी थी। जब मैंने वो खत उठाकर पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ था कि मैं और अकबर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जानती हूँ कि अगर मैंने घर में शादी की बात की तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा, जुदाई हमारा मुकद्दर ठहरेगी। इस्लाम में 2 बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती, इसलिए अकबर ने अशरत बाजी को तलाक दे दी है। मैं वो खत पढ़कर डह गई थी। अम्मी ने मुझसे आकर वो खत छीन लिया था। न जाने क्या हुआ और क्या नहीं। फिर मैं तो बेहोश हो चुकी थी। मुझे होश है तो मैंने अपने 5-6 भाइयों को अपने पास खड़े हुए पाया था। मुझसे अहद कर रहे थे कि वो अकबर और नहीद को पाताल से भी निकाल लाएंगे, इन्हें कड़ी सजा देंगे, मगर मैंने अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं बोली, आप मुझ पर ये सितम हरगिज मत कीजिएगा। जिंदगी में दोबारा इन दोनों का कभी सामना नहीं करना चाहती। फिर इस दिन के बाद नहीद और अकबर का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। मेरी जिंदगी का इम्तिहान शुरू हो गया था। मेरे वालिदैन में रिश्ता ढूंढते तो लोग कहते कि अगर आपकी बच्ची में इतने ही गुण थे इसको तलाक ही क्यों हुई थी। मुझे बहुत बार दुत्कार सुनाई पड़ती थी। दिन भर सबसे छुपती रहती थी, मगर जूं ही रात होती मैं अपने दिल के फूले फोड़ते बैठ जाती थी। सारी सारी रात रोती रहती थी। फिर मेरा इम्तिहान खत्म कर दिया गया था। मेरे घर शफीक का रिश्ता आ गया और मैं शादी करके उसके घर आ गई। उन्होंने मुझे दुनिया भर का प्यार दिया, चाहत दी, मुझे मान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मैं अपने अंदर से वो अजीज ना निकाल सकी थी। मेरी बहन निधि थी। मैं अपने शोर को हर लड़की से बचा बचा कर रखती थी। हर औरत पर शक होता था, इसलिए मैंने मोहसिन के लिए कोई रिश्ता खुद नहीं ढूंढा था। मैंने शादी का इख्तियार इसके हाथ में दे दिया था। मैं बोली, तुम ही लड़की देखकर शादी करके बहू को घर ले आओ, मगर मेरी एक शर्त है कि लड़की शरीफ और पर्देदार हो। मोहसिन ने मेरी बात को पल्लू से बांध लिया। वो एक बहुत ही ज्यादा पर्देदार लड़की को ब्याह लाया था, मगर आज इस लड़की के पर्दे का भी पांडा फूट गया था। खामोशी से कमरे से निकल गई थी। मैंने पोते को हाथों में लिया और प्यार किया। मोहसिन भी बहुत खुश लगता था। 3 दिन के बाद बहू घर आ गई थी। वो बेहतर लगती थी। मैं इसके पास ही बैठी अपने पोतों से प्यार करती रही थी। मैं इसके पास ही बैठी अपने पोतों से प्यार कर रही थी। जब मैं बोली, नहीद कैसी है, मेरी बहू की सिर्फ आंखें ही मुझे नजर आ रही थी। इसमें बड़ी बेचैनी सी थी। वो खामोश ही रही थी। बोली, सच बता, क्यों नहीं देती। वो रोते रोते हुए बोली, नहीं तो 10 साल पहले ही कैंसर के मर्ज में मुतबला होकर अपनी जुबान गवा बैठी है। मरते दम तक इसके लबों पर सिर्फ आपका इनाम था। अम्मी कहती थी कि मुझे अशरत की हाय खा गई है। मुझे कुछ भी नहीं मिला इस मोहब्बत से। मैंने रिश्ते गवाए अकबर को पाने के लिए, मगर अकबर भी मेरा ना बना। नहीद और अकबर की बेटी थी। मैंने जब नर्स से कहकर इससे बेहोशी का इंजेक्शन लगवाया था, पर नगीन की जगह नहीद की जवानी देखकर हैरान रह गई थी। नगीन तो हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। नगीन की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैं बोली, क्या मतलब। नगीन रोते हुए दास्तान सुनाने लगी थी। वो बोली, मैंने जब से होश संभाला था हर वक्त अपने वालिदैन को लड़ते झगड़ते ही पाया था। अब्बू अम्मी से बेजार रहते थे। वो अक्सर कहते कि मैंने तुम जैसे कोयले की खातिर अशरत जैसा हीरा गवा दिया है। वो आपको भूल नहीं पाए थे, आपके रुख रखाव के गर्विदा थे। अम्मी इस गम को दिल से लगाकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। फिर मेरी और मोहसिन की शादी भी बड़ी अचानक हो गई थी। जब मैं रुखसत होकर आई और आप पर नजर पड़ी तो मेरी पूरी कायनात ही हिल कर रह गई थी कि आपकी बहुत सी तस्वीर हमारे घर में भी मौजूद थी। मैंने मोहसिन को सारी दास्तान सुनाई तो हम इस फैसले पर पहुंचे कि मैं हर वक्त घर पर बुरखा पहन कर रखूंगी। बिला वजह आपको अजीज होती और आप मुझे तलाक दिलवा देती। मोहसिन ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने वालिदैन से कोई राब्ता नहीं रखूंगी। मैंने ये वादा निभाया भी था, मगर अब्बू जिद करने लगे कि वो आपकी एक झलक देखना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए अब्बू छुप कर बुरखा पहन कर घर आए थे। मैं ये बात मोहसिन से इसलिए छुपाती थी क्योंकि मोहसिन मुझे घर वालों से मिलने से रोकते थे। क्या तलख माजी मेरी नजरों के सामने घूम गया था। मैं नगीन से बोली, नगीन, मैंने अपने पोते की खुशी में अकबर और नहीद को माफ किया। तुम 100 बार जाकर अपने बाप से मिलो, मुझे कोई एतराज नहीं।
मेरे मरने से पहले कभी अपने बाप को इस घर में न आने देना। इसका सामना नहीं कर पाऊंगी। नगीन ने उठकर मुझे गले लगा लिया था। मौसर ने भी मुझसे माफी मांग ली थी। मैंने दिल बड़ा कर लिया था। माजी के एक बुरे वाक़ये को दोबारा अपनी जिंदगी उजाड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरा बेटा और पोतियां पोते ही तो मेरी जिंदगी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इतनी अच्छी कहानियां आप तक पहुंच